Hello students, this is part 3 for SRF PG Agronomy exam conducted by ICR on 23rd September 2020. First and second part have been uploaded. आप उन दो पार्ट्स को देख सकते हैं and this is based on memory and supplied by students. तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस की कुछ लैंग्वेज में या ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को देखें कि आपने क्या उसमें ऑप्शन करेक्ट किया था। मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके सही ऑप्शंस क्या हैं और उनके पीछे का कॉन्सेप्ट बेस क्या है। तो नाउ दिस इज़ थर्ड पार्ट और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन था इट वाज आस्क्ड अबाउट स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। इन सच टाइप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हाइड्रोलिसिस बिकम स्लो। तो जो वाटर के साथ रिएक्शन है, जो यूरेज एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी स्लो हो सकती है या बहुत सारे प्रोसेस से या उसके सरफेस एरिया को कम करके हाइड्रोलिसिस को कम कर दिया जाता है। तो इन केस ऑफ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देयर इज लेस हाइड्रोलिसिस एंड दस देयर इज कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो ऑप्शन था वो कंट्रोल्ड रिलीज और स्लो रिलीज से लिंक था। तो इसकी जो कंसेप्ट बेस में है स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, दैट इज with the slow release and controlled release. Another question was asked about Steenberg effect. So this Steenberg effect is also known as Piper-Steenberg effect and it is related with the dilution effect. इसमें होता क्या है कि whenever there is a nutrient deficiency in soil, that's why plant also suffer from nutrient deficiency. When we apply nutrient, तो ऐसे पौधे में जब हम nutrient देते हैं कि सॉइल ऑलरेडी डिफिशेंट है, देन देयर इज ए वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्लांट एंड वेरी रैपिड इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन। तो उसमें क्या होगा, प्लांट का ड्राई मैटर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा अगर उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है और हम न्यूट्रिएंट को सप्लाई करें। तो इन टर्न न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द प्लांट बिकम लेस। तो मतलब जैसे ही ग्रोथ बढ़ेगी, ड्राई मैटर प्रोडक्शन फास्ट होगा, उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड इट इज लिंक्ड विद द डाइल्यूशन इफेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइल्यूशन इफेक्ट बिकॉज ऑफ लो concentration of nutrient inside the plant because of high rate of dry matter production. Another question was the maximum area under conservation agriculture in world. तो इसमें जो पूछा गया था कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एरिया कहाँ सबसे ज़्यादा है, इट इज़ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का। अनदर क्वेश्चन वाज प्रोटेंडरस कंडीशन इन मेज। ये पूछा गया था व्हाट इज प्रोटेंडरस कंडीशन। देखिए प्रोटेंडरस कंडीशन मीन्स मेल पार्ट कम्स बिफोर फीमेल। तो जो मेल फ्लावर है वो फीमेल से पहले आएगा एंड इन केस ऑफ प्रोटोगेनस नेचर फीमेल फ्लावर पार्ट कम बिफोर मेल पार्ट, बट इन केस ऑफ मेज इट इज प्रोटेंडरी नेचर। तो जो मेल पार्ट है मीन्स टेसल एंड फीमेल पार्ट इज कॉब। तो जो इसमें टेसल है पहले आएगा और कॉब्स जो है बाद में आएंगी। ये प्रोटेंडरस नेचर मेज का रहता है कि टेसल ऊपर प्लांट पर आएगा और नीचे साइड में जो लीफ की एक्सेल में कॉब्स आएंगी, जिसको इस प्रोसेस को हम सिल्किंग कहते हैं। और जो टेसल आने के प्रोसेस को हम टेसलिंग कहते हैं और कॉब आने के प्रोसेस को सिल्किंग। तो अब ये आप देख लीजिएगा उसमें क्या ऑप्शन रहा होगा। अनदर क्वेश्चन वाज हाउ मच रेजिड्यू परसेंटेज शुड बी इन द फील्ड इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन को कई बार बताया जा चुका है। इसमें जो मिनिमम लिमिट है दैट इज 30%। 30% क्रॉप रेजिड्यू शुड बी ऑन सॉइल सरफेस इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अनदर क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू स्टैटिक्स। इट वाज आस्क्ड इफ फर्टिलिटी इन टू डायरेक्शन देन विच डिज़ाइन इज सुटेबल। तो देखिए ऐसे केस में जब फर्टिलिटी दो डायरेक्शन में जा रही है देन इन दिस केस LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज सुटेबल। Another question was ANOVA was given by. तो ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इट वाज गिवन बाय रोनाल्ड फिशर। तो रोनाल्ड फिशर ने ही ये दिया था, इन्हीं के नाम पे F टेस्ट फिशर टेस्ट है एंड इट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हिम इन 1918 बट ही रोट ए बुक स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर रिसर्च वर्कर्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1925। उस बुक में इन्होंने बहुत इसको डिस्क्राइब किया था एनोवा का। तो जो एनोवा जो की जो पब्लिसिटी हुई या जो रिसर्च वर्क में आई वो 1925 से आई, हालांकि इसको इन्होंने 1918 में इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट
6 treatment and 6 replication and calculate error degree of freedom for RBD, LSD and CRD। तो देखिए 6 ट्रीटमेंट एंड 6 रेप्लिकेशन है। तो इसमें हमको RBD ये जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ RBD एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला इज R-1 इंटू T-1। तो यहाँ R6 है, T6 है, तो दोनों में -1 करेंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25। एंड इन केस ऑफ LSD एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला इज T-1 इंटू T-2। तो यहाँ देखिए LSD की एक स्पेशल ये होता है कि जितना ही ट्रीटमेंट होता है उतनी रेप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए 6 ट्रीटमेंट 6 रेप्लिकेशन, तभी ये LSD में एप्लीकेबल होगा। अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू रेप्लिकेशन देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ दोनों ही इक्वल दिए गए हैं तो ये एप्लीकेबल है LSD में। एंड LSD फार्मूला इज T-1 इंटू T-2। तो T-1 करेंगे तो 6 आएगा और T-2 करेंगे तो 4, 6 4 जा सॉरी T-1 5 आएगा एंड T-2 4, तो 5 4 जा 20। And in case of CRD completely randomized design, and in this case error degree of freedom is T into R-1। तो T 6 है, R-1 5, 6 into 5 30। तो ये सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूले पता होने चाहिए और ये क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जामिनेशंस में। देन अनदर क्वेश्चन वाज विच टेस्ट इज यूज टू टेस्ट 2 पॉपुलेशन वेरिएंस। तो देखिए 2 पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए F टेस्ट यूज़ किया जाता है और ये फिशर ने दिया था। तो F टेस्ट जो है पॉपुलेशन वेरिएंस के को हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अनदर क्वेश्चन वाज मोर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन। तो माइक्रोब्स पूछे गए हैं कि कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए जो माइक्रोब्स होंगे कहाँ होंगे, वो रूट जोन में होंगे और रूट जोन का जो बिल्कुल क्लोज विसिनिटी होती है दैट इज़ नोन एज राइजोस्फीयर। तो बिल्कुल क्लोज विसिनिटी, क्योंकि यहाँ रूट एक्सिड्यूट्स आर अवेलेबल एंड दे सर्व एज ए फूड फॉर माइक्रोब्स, दैट्स वाई माइक्रोब पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन राइजोस्फीयर। अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इफेक्ट ऑफ सल्फर इन जूट। तो इसमें देखिए जो सल्फर का जो रोल है वो वैसे तो बहुत रोल है, लेकिन जो इन्होंने फाइबर के इसमें पूछा है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। तो फाइबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में सल्फर का रोल रहता है। अनदर क्वेश्चन वाज हाउ मैनी लैंड कैपेबिलिटी ग्रुप्स आर देयर। तो देखिए देयर इज़ अ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन और ये जो इसमें 2 ग्रुप्स हैं ब्रॉडली। इन फर्स्ट ग्रुप द सॉइल्स विच आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड इन सेकंड ग्रुप सॉइल्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। इसमें भी फिर क्या है, क्लास की गई हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 4 क्लास हैं एंड सेकंड ग्रुप में भी 4 क्लास हैं। तो इन फर्स्ट ग्रुप क्लास नंबर 1 2 3 4 एंड इन ग्रुप 2 क्लास नंबर 5 6 7 8। If question is asked about group, then there are only 2 group. If question is asked about classes, then there are 8 classes. तो यहाँ क्वेश्चन ग्रुप का पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। Then another question is which is small earth dam। तो इसमें जो उन्होंने ऑप्शंस दिए थे कॉफर डैम, रिटेंशन डैम, अर्थ डैम, आर्ग डैम। तो देखिए बड़े डैम है, कॉफर डैम जो है बिल्कुल बहुत बड़े उसके पानी के बीच में बनाया जाता है। रिटेंशन डैम भी बहुत बड़े होते हैं। और इसमें जो चूँकि इन्होंने पूछा है स्मॉल अर्थ डैम, छोटे डैम है और अर्थ से बनाए गए, तो इसका जो आंसर है अर्थ डैम है। और इसमें जो आर्क डैम भी काफ़ी बड़े रहते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो आर्क डैम भी इसका आंसर सुटेबल नहीं है। यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है वो अर्थ डैम। अनदर क्वेश्चन विच इंडिकेट सॉइल वाटर इंटरेक्शन। तो सॉइल वाटर इंटरेक्शन देखिए इन्होंने जो टर्म्स दी गई हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, तो इन सबको हमें समझना पड़ेगा। मैट्रिक पोटेंशियल यहाँ जो इसका सही आंसर है, मैट्रिक्स जो लेयर्स के बीच में सॉइल और वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज मैट्रिक पोटेंशियल। सो एप्रोप्रिएट आंसर दिस वन। देन देयर वाज अ न्यूमेरिकल इफ ए पर्सन मूव्स 1.5 किलोमीटर पर आवर कवरिंग ए स्वेथ ऑफ 0.6 मीटर। जो इसकी स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर और जो कवरेज है दैट इज 0.6 मीटर। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर 1 हेक्टर एरिया। तो ये पूछा गया कि इस स्पीड से चल रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर और जो इसकी कवरेज 0.6 मीटर, तो 1 किलोमीटर एरिया कितना कवर करेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि 1 आवर में कितना किलोमीटर चल रहा है, इट कवर्स 1.5 किलोमीटर एंड इन मीटर इट इज़ 1500 मीटर। तो यदि 1 किलोमीटर मूव करेगा तो इतना लेंथ में आएगा और विथ कितनी होगी 0.6 मीटर। तो हम दोनों का इसका मतलब एक रेक्टेंगल बन गया 1 किलोमीटर चलने में। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 900 स्क्वायर मीटर आएगा 1 आवर में। तो 1 आवर में जो है 900 स्क्वायर मीटर कवर हो रहा है।
तो इसको हम फिर 10,000 स्क्वायर मीटर में देख सकते हैं कितना आएगा। 1 आवर में 900 स्क्वायर मीटर हो रहा है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर में हाउ मच विल टाइम इट टेक, तो जो कैलकुलेशन करके आएगा दैट इज 11.11 आवर। देन अनदर क्वेश्चन, टू कंजर्व वाटर इन रूट जोन ऑफ मेज फॉलोइंग इज डन। तो देखिए यहाँ तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर को कंजर्व करना है और रूट जोन में करना है, और मेज क्रॉप दी है इन्होंने, तो यहाँ वाटर को कंजर्व करना है रूट जोन। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ओपन फरो, सब इरीगेशन, रिज, टाइड रिज। तो देखिए यहाँ चूँकि रूट जोन की बात हो रही है तो यहाँ सब इरीगेशन आता है और टाइड रिज, लेकिन सब इरीगेशन में हम कंजर्व नहीं करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं, तो ये सब इरीगेशन वाला ऑप्शन यहाँ सुटेबल नहीं है। अब टाइड रिज में क्या होता है, हम रिज पे क्रॉप की सोइंग करते हैं और मेज की सोइंग क्रॉप रिज में की जाती है। तो यहाँ मेज, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कंजर्व करना है मॉइस्चर को, रूट जोन में करना है और मेज क्रॉप है। तो रिज पे हम ग्रो करेंगे मेज को, और जब रिज को थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके आपस में बीच में, दो रिज के बीच में एक वर्टिकल रिज डाल दी जाती है ताकि उसके बीच में क्या रहे, मॉइस्चर कंजर्व रहे। तो एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो रिज को टाइट किया जाता है, टाई किया जाता है, बांध दिया जाता है, और रिज से ही उनके बीच में मेड़ डाल दी जाती है, बंड, तो उसके बीच में मॉइस्चर कंजर्व रहता है। तो यहाँ जो एप्रोप्रिएट आंसर इज टाइड रिज। देन अनदर क्वेश्चन वाज सैलिनिटी लिमिट ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यू टू, कि जो सैलिनिटी हो रही है प्लांट ग्रोथ कैसे लिमिट कर रहा है। तो देखिए जब भी सैलिनिटी होगी देयर इज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल बहुत लोअर में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन वाटर विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट एंड प्लांट सफ़र फ्रॉम मॉइस्चर डिफिशिएंसी। तो एंड दिस डिफिशिएंसी आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट इसमें एक आता है। देन न्यूट्रेंट इम्बैलेंस भी होंगे, सैलिनिटी होगी तो किसी न्यूट्रेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, पीएच इम्बैलेंस होगा। तो ये इसके बहुत रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है सैलिनिटी का दैट इज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। देन अनदर क्वेश्चन वाज विच शो द एनर्जी स्टेटस ऑफ प्लांट सेल। तो देखिए जो प्लांट सेल की एनर्जी है उसको हम देखना पड़ेगा कि उसमें कितना पोटेंशियल है। तो अब हम प्लांट सेल के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता है, मैट्रिक पोटेंशियल को भी, चूँकि सॉइल ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है तो वो भी हम नहीं लेते हैं। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्गर पोटेंशियल, ये जो है ये इनका हम सम देखते हैं कितना है, तो हम दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इन सेमी एरिड रीजन। तो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड देखना है, तो इसको थोड़ा समझ लें लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड क्या है। कि इन एनी एरिया इफ रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर एक्सीड हाफ ऑफ द पीईटी देन दिस पीरियड इज नोन एज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। मतलब किसी एरिया में कितना पोटेंशियल इवेपोरेशन हो रहा है और उससे आधे से ज़्यादा रेनी सीजन रहता है, रेन्स रहती हैं और सॉइल मॉइस्चर रहता है, तो वो जो पीरियड होगा दैट पीरियड इज नोन एज लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है, जो क्लासिफिकेशन है वो ड्राई एरिया में है, एरिड एरिया में इट इज़ लेस देन 75। लेकिन जो सेमी एरिड एरिया है उसमें भी दो सेमी एरिड एरिया हैं, ड्राई एंड ह्यूमिड या मॉइस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो इन केस ऑफ ड्राई सेमी एरिड इट इज़ 75 to 120 days, एंड इन केस ऑफ मॉइस्ट सेमी एरिड इट इज़ 120 to 180 days। तो अब यहाँ ये क्लियर नहीं था कि सेमी एरिड कौन सा पूछा गया है, ड्राई और मॉइस्ट। देन अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट द स्टेटमेंट, कि बताना था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज कंजम्पटिव यूज इज एवापोरेशन, सीपेज एंड लॉस। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो कंजम्पटिव यूज इज इट इंक्लूड ओनली एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। तो जो वाटर यूज़ हो रहा है ईटी में, जो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हुआ है वो, और एवापोरेशन जो सॉइल से हुआ दैट इज कंजम्पटिव यूज। तो यहाँ सीपेज और वाटर लॉस नहीं आएगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड स्टेटमेंट 2, इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट इज मॉइस्चर नीडेड, स्पेशल ऑपरेशन नीड एंड लॉसेज, दिस इज ट्रू। तो जो इरीगेशन वाटर रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो सॉइल को हमें फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए कितना मॉइस्चर देना पड़ेगा, दूसरा एप्लीकेशन लॉस कितने होंगे, पानी जब हम जाएगा किसी सोर्स से और फील्ड तक वहाँ कितना लॉस होगा उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे लॉसेज उसमें जुड़े जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अनदर क्वेश्चन वाज जिप्सम इज नॉट यूज्ड फॉर लाइमिंग, ये भी ट्रू फॉल्स पे ही डिपेंड था। तो जिप्सम इज CSO4 2H2O। तो लाइमिंग देखिए इसमें कैल्शियम है, नो डाउट कैल्शियम है, तो ये, लेकिन इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर लाइमिंग। लाइमिंग के लिए हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं, दीज आर कैल्शियम ऑक्साइड्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट साल्ट। तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट साल्ट्स आर यूज्ड, ऑफ कैल्शियम आर यूज्ड, एंड सल्फेट एंड क्लोराइड साल्ट्स आर नॉट यूज्ड फॉर लाइमिंग। So this statement is true because it is written as gypsum is not used for liming.
जिप्सम लाइमिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, एल्कली सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मेक इट मोर एसिडिक। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। CSO4 रिएक्शन इन सॉइल इज इट मेक्स Na2SO4। एल्कली सॉइल डालते हैं, इट मेक्स Na2SO4 एंड इट इज लीज डाउन। तो ये सॉइल में एसिडिटी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Another was on statement based. Bowl unit, one bowl unit of nitrogen is equal to one bowl unit of phosphorus is equal to one bowl unit of potassium. This statement is true. So first understand what is bowl unit. Bowl unit is that amount of nitrogen, nutrient that brings 50% increase in yield. मतलब हम एक ऐसी अमाउंट डालें न्यूट्रिएंट की जिससे 50% इंक्रीज यील्ड कर जाए। तो इनके केस में क्या होगा कि अगर हम 1 बॉल यूनिट नाइट्रोजन के ले रहे हैं तो 1 बॉल 50% इंक्रीज हो रहा है, तो 1 बॉल यूनिट फास्फोरस से भी 50% इंक्रीज होगा और 1 बॉल यूनिट पोटेशियम से भी 50% इंक्रीज होगा। लेकिन इसकी हो सकता है केजी पर हेक्टर में क्वांटिटी अलग अलग निकले, लेकिन बॉल में क्या होगा, वो सेम होगा। तो इन केस ऑफ बॉल इट इज करेक्ट, ट्रू। एंड अनदर स्टेटमेंट वाज 1 बॉल यूनिट मीन्स न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड टू गेट 50% यील्ड। इट इज ट्रू। बॉल की डेफिनेशन यही है कि इज दैट amount of nutrient that brings 50% increase in yield. Another question was nitrogen fertilizer for waterlogged soil. तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि इसमें ऑप्शन क्या थे। तो देखिए जो वाटरलॉग्ड सॉइल है उसमें प्रॉब्लम समझिए क्या है। इन केस ऑफ वाटर लॉगिंग देयर इज अ लीचिंग। तो जनरली हमारे पास कौन से फर्टिलाइजर रहते हैं, 2 रहते हैं, अमोनियम एंड नाइट्रेट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। And nitrate is highly soluble and it is not retained on soil particles, and in waterlogged soil it is easily leached down. So ऐसे केस में waterlogged soil में हम nitrate fertilizer यूज़ नहीं करते हैं, and we use ammonium containing fertilizer because ammonium get attracted on soil particles and leaching losses are very less. तो चाहे राइस हो, ऐसी केस में जहाँ waterlogging हो रही है, excess moisture है, we prefer ammonium fertilizer. Another question was which crop is commercial in Punjab and Haryana but subsistence in Odisha? Means in case of Punjab and Haryana ये commercial स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में commercial स्केल पे नहीं है। फार्मर इज ग्रोइंग ओनली फॉर हिज कंजम्पशन। तो ये जो क्रॉप है दिस इज राइस। तो उड़ीसा में जो है राइस बहुत पुअर फैमिली है, पुअर फार्मर्स हैं, वो राइस ग्रो करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। लेकिन पंजाब हरियाणा में फार्मर्स ग्रो राइस फॉर मार्केट, फॉर सेल। Then some questions were about general agriculture, general knowledge. For example, question was Amazon rainforest fire broke out in which country? अभी अमेजन फॉरेस्ट में फायर लगी थी, तो पूछा गया था किस कंट्री में है अमेजन फायर, जो फॉरेस्ट फायर हुआ है। इट वाज मेजरली इन ब्राज़ील में था, एंड अनदर कंट्री आल्सो लाइक पेरू में था, पैराग्वे में था, and Bolivia and Colombia. These were some country, but major portion was affected in Brazil. Actually ये जो फायर हुआ था, ये स्लैश एंड बर्न सिस्टम, इसमें भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था कि जिसमें फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, आग लगा के साफ करते हैं फायर लगा के, और फिर उसमें कल्टिवेशन करते हैं। तो ये एक कॉज उसमें रहा है, स्लैश एंड बर्न सिस्टम उसके फायर में। अनदर क्वेश्चन वाज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट। तो जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, अब यूरोपियन यूनियन जो है इसमें अब 27 कंट्रीज़ रह गई हैं, पहले 28 थी, अभी ब्रिटेन ने रिसेंटली विदड्रॉ किया है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ब्रिटेन का हुआ था कि ब्रिटेन ने अपने को अलग कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। अनदर वाज विच कंट्री वाज पार्टनर इन सूरजकुंड मेला इन हरियाणा दिस ईयर। देखिए सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में बहुत फेमस मेला है, और इट इज़ इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, एंड दिस ईयर द पार्टनर वाज उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान इस बार पार्टनर रहा था इस फेयर में। एवरी ईयर ये फेयर होता है। अनदर क्वेश्चन वाज इकोनॉमिक लिबरेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड। इसमें ईयर पूछा गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है। इट वाज स्टार्टेड इन 1991 व्हेन पीवी नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर of our country, and that time Dr. मनमोहन सिंह was फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस समय काफ़ी ये चर्चा में रही थी ये इशू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। अनदर क्वेश्चन वाज हाउ मैनी टाउन्स वर इंक्लूडेड इन गंगा एक्शन प्लान 2।
तो देखिए गंगा एक्शन प्लान बहुत इस समय हॉट टॉपिक में है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये गंगा एक्शन प्लान का। एंड देयर वाज अ फर्स्ट प्लान, उस समय जो है फर्स्ट प्लान में जो टाउन्स इंक्लूड किए गए थे 25 और सेकंड जो प्लान है उसमें 85 इंक्लूड किए गए, तो ये टोटल जो है 110 टाउन है। तो इसमें कुछ जो शुरू में था वन प्लान में केवल वन ही रिवर थी, बाद में रिवर इंक्लूड की गई है, यमुना को इंक्लूड किया गया है रिवर गंगा के अलावा, और उसमें स्टेट्स भी जो है ज़्यादा इंक्लूड किए गए। तो जो टोटल जो है इस समय 110 है और जो सेकंड पार्ट में जो इंक्लूड किए गए थे टाउन 85। देन विच इज द बिगेस्ट राइवल इन टी एक्सपोर्ट। जो टी एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव कंट्री है वो कौन है? तो देखिए इसमें दो कंट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है, श्रीलंका एंड कीनिया। पाकिस्तान में जो हो रहा था चाय का, उसमें कीनिया ने बहुत कम उस पर प्राइस पे टी को अवेलेबल कराया है। तो पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कीनिया कॉम्पिटिटिव कंट्री है, लेकिन ओवरऑल जो है श्रीलंका से इंडिया का कंपटीशन है टी में, एक्सपोर्ट क्वालिटी में। तो यहाँ जो है देखना पड़ेगा कि किस लिए पूछा गया था, ओवरऑल पूछा गया तो दैट इज श्रीलंका। अगर उसमें श्रीलंका ऑप्शन नहीं था फिर कीनिया उसका सही आंसर है। अनदर क्वेश्चन वाज रबर कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन विच इंडस्ट्री। तो रबर का कंजम्पशन किस में ज़्यादा है? इट इज़ इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग टायर बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा रबर का यूज़ किया जा रहा है। एंड देन इन फुटवियर, सेकंड जो इंडस्ट्री है वो फुटवियर की है। Another question was asked about Baladela and Bastar of Chhattisgarh is famous for which mineral ore। तो जो बस्तर वाला एरिया है, बलाडेला वाला जो एरिया है, इट इज़ फेमस फॉर आयरन ओर। तो यहाँ आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए फेमस है। क्वेश्चन वाज अबाउट स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अबाउट हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन। तो देखिए इसमें पूछा गया था हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन के लिए, दीज आर रेड एंड ब्लू इन कलर रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज बोथ आर रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन बोथ आर रेड इन कलर, दिस इज फॉल्स, क्योंकि इसमें एक रेड पूछा गया है, एक ब्लू बताया गया है, गलत स्टेटमेंट है। एंड दीज बोथ कैरी ऑक्सीजन, दिस इज ट्रू, दोनों की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, दोनों कैरियर है ऑक्सीजन का, दिस इज ट्रू। दीज आर हिम प्रोटीन, दिस इज ट्रू, हिम प्रोटीन है विद आयरन, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। हीमोग्लोबिन हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन लैग हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एफिनिटी दोनों के लिए है, बोथ हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन एज वेल एज लैग हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट, तो बहुत हाई एफिनिटी रहती है हीमोग्लोबिन की और ब्लड के सर्कुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इन केस ऑफ प्लांट लैग हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई इट कीप द ऑक्सीजन लेवल लो सो दैट नाइट्रोजनस एंजाइम कैन वर्क प्रॉपरली, क्योंकि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑक्सीजन से, तो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ना रहेगा तो नाइट्रोजनस एंजाइम विल नॉट वर्क एंड देयर विल बी नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड लैग हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड डिप्लीट ऑक्सीजन इन सेल एंड दैट्स वाई नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क प्रॉपरली। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लैग हीमोग्लोबिन का नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं, और जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, और आप भी जो है अपने क्वेश्चंस भेजें, क्योंकि क्वेश्चंस में भी सम प्रॉब्लम इन लैंग्वेज और सम प्रॉब्लम इन ऑप्शन। तो यहाँ आप ये देखें कि जो आपने जो ऑप्ट किया था क्वेश्चन क्या था और उसमें ऑप्शंस क्या दिए गए थे, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कितना सही हुआ होगा। और ये क्वेश्चंस इसलिए बहुत ज़रूरी हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बनी रहेगी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट, और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसको नहीं देखा तो आप उसको देखें। और लेक्चर्स जो हैं मिनरल न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिएंट फंक्शंस के हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन अपलोड हैं, और इसी तरह से इसको जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं एग्रोनॉमी के दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करते चलूँगा। इसमें एक बात मैं पहले ही बता चुका था कि जो स्टैटिक्स और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व कर सकूँ। तो अभी ऐसी थोड़ी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है कि ब्लैक बोर्ड वाली, तो जैसे ही फैसिलिटी अवेलेबल होगी मैं उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके स्टैटिक्स के और न्यूमेरिकल के क्लियर करूँगा, तो आपको उसमें से बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। तो अगर आपका ये लेक्चर आज आपका सही अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।